धन्यवाद शैलेश जी। अपने जिला संवाद श्रृंखला के तहत पूरे देश में ख्यात राजीव नगरी में आज हम मौजूद हैं। यूं जिले के तौर पर तो पहचान गरियाबंद की है, पर गरियाबंद की पहचान राजिम है, इसलिए हमने कार्यक्रम स्थल के तौर पर राजिम को चुना। बहुत ही खास अवसर है क्योंकि इस जिला संवाद के तहत वो तमाम जिम्मेदार लोग जिन्हें आप चुनकर अलग अलग जगहों पर भेजते हैं, वो आपके बीच में आए हैं अपने कामों का हिसाब देने के लिए। मेरे साथ इस समय पर प्रशासनिक क्षेत्र के दो सर्वोच्च अधिकारी जो जिले में पूरे प्रशासन को संभालते हैं, इस समय मौजूद हैं। मेरी बाईं ओर जिलाधीश बीएस उइके साहब है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उइके साहब के लिए। और दाहिने तरफ जुझारू पुलिस ऑफिसर की छवि रखने वाले वेदव्रत सिरमौर जी हैं, जिनको अलग अलग भूमिकाओं में हम काफी लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं। इस समय गरियाबंद जिले की कमान उनके हाथों में है। उस गरियाबंद जिले की कमान जिसे संभालते वक्त उसे नक्सल प्रभावित बताया गया था, और उम्मीद करते हैं कि सिरमौर जी जब यहां से जाएंगे तो ये जिला नक्सल मुक्त कहलाएगा। तो ऐसे सिरमौर जी हमारे साथ, चाहूंगा जोरदार तालियां सिरमौर जी के लिए। मंच जितना समृद्ध है उससे कहीं ज्यादा समृद्ध दर्शक दीर्घा है। इस अंचल के वो तमाम नामचीन शख्स जो पूरे प्रदेश और देश में अपनी पहचान रखते हैं, इस समय हमारे सभागार में मौजूद हैं। चाहे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू जी हों, चाहे अजात शत्रु की छवि रखने वाले ब्रजमोहन अग्रवाल जी हों, चाहे अमितेश शुक्ल जी हों, चाहे अमितेश शुक्ल जी के साथ इस अंचल को आवाज देने में जुड़े रोहित साहू जी हों, जनक ध्रुव जी हों, तमाम नाम हमारे बीच में हैं। आने वाले समय में हम उनके साथ भी संवाद करेंगे, लेकिन अभी संवाद की शुरुआत उइके साहब से करते हैं। और उइके साहब, कितना परेशान रहते हैं आप इस जिले में आकर। जिला है, पर जिला मुख्यालय कौन रहे इसके लिए संघर्ष रहता है। कोई किसी से कम अपने आप को मानने को तैयार नहीं होता। ऐसी जगह पे काम करना कितना मुश्किल जाता है। चालू है ऐसे इस जिले में हमारे जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा परेशान रहते हैं। लोगों के साथ मिलके और उनकी भावना के अनुरूप काम करने का प्रयास करते हैं। और आप जान रहे हैं कि सभी को संतुष्ट करना तो कठिन है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर पाए। नहीं, आपने कहा कि पूरे समय तो परेशान नहीं रहते, तो थोड़ा ये तो बताओ कि कब कब आप परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है, परेशान तो अभी तक किसी ने ऐसा किया नहीं ना। इस टाइप की कोई परिस्थिति बनी जिसमें परेशान होने की आवश्यकता हो। तो इस अंचल की चुनौतियों के संदर्भ में क्या कहेंगे? अब ये जिले के संदर्भ में बताया तो ये जाता है कि 2012 में अस्तित्व में आया, पर 2012 में अस्तित्व में आया हुआ जिला अभी भी प्राथमिक सुविधाओं की दृष्टि से संघर्ष कर रहा है। और जिलों में जाते हैं तो बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। गरियाबंद में आते हैं तो बोलते हैं भैया पहले ढंग का अस्पताल दिला दो, उसके बाद मेडिकल कॉलेज सोच लेंगे। तो इस चुनौती से कैसे जूझते हैं कलेक्टर साहब आप? जरूरी इस जिले में मेडिकल के संबंध में कुछ चुनौतियां हैं, और जो भी संसाधन है उससे हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिले में अभी लेटेस्ट में हमारा जिला अस्पताल स्वीकृत हुआ है, उसके टेंडर भी हो गए हैं। उसकी काम हम बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये 2 वर्ष के अंतराल में बन जाए और लोगों को उसकी सुविधा मिले। कुछ हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे देवभोग का है, मैनपुर का है, जो अंदरूनी इलाके हैं, वहां पर जरूर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की कमी होने के कारण हम अपेक्षित स्वास्थ्य सुविधा लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं हम। और कुछ तकनीकी दिक्कत भी है। यदि किसी कर्मचारी को भेजते हैं तो आवास की सुविधा नहीं होने के कारण उनको रहने में दिक्कत होती है। इस कारण बहुत सारे तो जैसे ही आप पोस्टिंग करते हैं उसके बाद वहां से पलायन करने की स्थिति में होते हैं, या तो अब्सेंटी रहते हैं। इस टाइप की चुनौतियां हैं।
फिर भी जितना संसाधन उसमें बेहतर करने की हम लोग कोशिश करें। अच्छा, प्रशासन से उम्मीद करी जाती है कि जो शासकीय भूमि है, भवन है, उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराए। जब हम गरियाबंद जिले के संदर्भ में बात कर रहे थे तो पता चला यहां तो पुलिस कप्तान का कार्यालय ही अतिक्रमण के तहत चल रहा है। जो जिला सामुदायिक भवन था अस्पताल, जिला सामुदायिक अस्पताल, उसे जिला गठन के बाद में पुलिस कप्तान का कार्यालय बना दिया गया। अब पुलिस कप्तान ही अतिक्रमण में बैठने को मजबूर है तो बाकी जगह को मुक्त कैसे कराते हैं? पुलिस कप्तान का कार्यालय तो जिला कलेक्ट्रेट में संयुक्त रूप से है, लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे शाखाएं हैं, जैसे डीएसबी का है, नक्सल सेल है, कंट्रोल रूम है। इस तरह के बहुत सारे और सेक्शन है जिसके लिए पर्याप्त हमारे पास जगह नहीं है। और बहुत पहले से स्वास्थ्य विभाग के उसमें चलते आ रहा है। बीच में नक्सल गतिविधि भी हुई है, उसके संबंध में अलग से सेल बने हैं, तो इसके कारण उसमें बहुत सारे सेक्शन स्टेब्लिश है। और वर्तमान में अभी हमारे पास भवन नहीं है, इस कारण उनको व्यवस्थित हम लोग नहीं कर पाते। तो कलेक्टर साहब के साथ चुनौतियां बहुत हैं, पर इस चुनौती के बीच में भी वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी मुस्कुराहट पर एक बार जोरदार तालियां। और मैं रुक करता हूं सिरमौर साहब के पास। क्या हालात है सिरमौर साहब? आपके पास भी कोई वजह है मुस्कुराने की? बस सभी का सहयोग है। किस किस्म का सहयोग है? जो मीडिया, जनप्रतिनिधि सभी अपनी अपनी जो अपेक्षाएं हैं और जो हमको सजेशंस मिलते हैं, उन सजेशंस पे हम क्रियान्वयन करते हैं। तो ये हमारा सहयोग रहता है प्रशासन और पुलिस की। नहीं, गरियाबंद के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती तो नक्सल रहे। नक्सल की क्या स्थिति है अब? कागजों पे नक्सल मुक्त हो रहा है जिला, या जमीन पर भी नक्सल मुक्त हो रहा है जिला? वर्तमान में हमारे गरियाबंद जिले में 3 कैडर जो एरिया कमेटी मेंबर्स सक्रिय थे, वो पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और पहले जो इनकाउंटर्स हुए थे उसमें जो बच्चे थे वो आत्मसमर्पण किए और पहले न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। तो वर्तमान में अभी पूर्णतः हम कह सकते हैं कि हमारे गरियाबंद जिले और सीमावर्ती धमतरी और उड़ीसा नक्सल मुक्त है। ये आत्मसमर्पण क्यों कर दिए? आपकी गोलियों में असल दम आ गई इसलिए कर दिए, या उनकी गोलियां खत्म हो गई इसलिए कर दिए? थोड़ा हमें भी तो समझ में आए कि ऐसा अचानक मामला सेट कैसे हो गया सिरमौर साहब? सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास जो नीति लागू की है जी, उससे प्रभावित हुए हैं और लगातार फोर्स का जो मूवमेंट रहा है और उससे जो 2-3 इनकाउंटर्स यहाँ हुए हैं जिसमें उनके टॉप कैडर्स न्यूट्रलाइज किए गए, तो उससे फिर सरकार की आत्मसमर्पण जो पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर सरेंडर किए हैं। तो आत्मसमर्पण की नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने हथियार डाल दिए, और जो नक्सलियों से डरे डरे रहते थे उन्होंने हथियार उठा लिए। वो अभी ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया कि छत्तीसगढ़ में कम से कम सांप्रदायिक दृष्टि से तनाव की खबरें नहीं आती थी, पर अभी गरियाबंद ने बड़ा नाम कमाया। बोले जिंदा जला देंगे, मुर्दा गाड़ देंगे। इस प्रकार के हालात क्यों हुए थे? क्या थी परेशानी सिरमौर साहब? ये आकस्मिक घटना थी या कुछ सुनियोजित चल रहा है जिले में? इसको सुनियोजित नहीं कह सकते हैं। एक घटना थी जो एक अपराधी किस्म के व्यक्ति के द्वारा एक लगातार 4 वारदातें किया गया। उन वारदातों से लोग आक्रोशित हुए और आक्रोशित होकर एक घटना हुई जो आकस्मिक और तत्कालिक क्षणिक जो आवेश होता है वो कहा जा सकता है। वैसे जिले के हालात कैसे हैं अब? वर्तमान में सामान्य हैं और बहुत अच्छे हैं। तो अभी आपका फोकस किस तरफ रहता है? अब हमारा जो जैसा सर ने भी बताया पिछली आपकी जो चल रही थी उसमें नशा में जो प्रभावित हो रहे हैं, तो हम अब प्रयास करेंगे जो हमारे जिला प्रशासन के मुखिया है उनके जो विभिन्न जो विभाग हैं उनके साथ समन्वय करके हम कैसे हमारे जिले को
नशा मुक्ति की तरफ हम ले जाएं और नशे से जो प्रभावित बच्चे हैं वो कैसे इनसे दूर रहें, हम इसमें अब फोकस अभी हमारे साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो शराब को लेकर बात कर रहे थे। सिरमौर साहब तो फील्ड में है, नशे का मतलब केवल शराब है या अब शराब बहुत छोटी चीज हो गई है, नशे के अन्य विकल्प ज्यादा बड़ी चुनौती हो गए हैं? गरियाबंद में अधिकांशतः शराब को नशे के रूप में सेवन करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी नशे का सेवन करेंगे हम उसको जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से और शासन की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे जिला प्रशासन कलेक्टर साहब के नेतृत्व में, और हम सफल होंगे ये उम्मीद करते हैं। ये उम्मीद करते थे। मैं वापस आपके पास आता हूं विके साहब, और विके साहब आपसे समझना ये चाहता हूं कि यहां पर काम कौन सा बढ़िया है गरियाबंद जिले में? ये राइस मिलिंग का काम बढ़िया है या रेत का खेल ज्यादा बढ़िया है? आपको क्या अनुभव आया? यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने उत्पादन क्षमता है उस हिसाब से तो हमारे राइस मिल ही हैं। अधिकांश हमारे मिलिंग या तो रायपुर के नवापारा या धमतरी में शिफ्ट होते हैं। हमारे पास 57 राइस मिल हैं, उसमें से केंद्र सरकार के द्वारा हमारे 16 राइस मिल ऑलरेडी प्रतिबंधित हैं। इस हिसाब से हमारे पास बहुत कम क्षमता के राइस मिल हैं, फिर भी उसी में हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलिंग यहाँ पर हो पाए। और दूसरी बात आपने कहा है रेत के बारे में, उसमें भी हमने लगातार उसमें कार्यवाही किया है। पिछला आप देखेंगे तो पिछले वर्ष हमने 10 चेन माउंटेन करीब 6 महीना तक सीज करके रखे हुए थे, लेकिन अब न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण सेशन कोर्ट से रायपुर से उसकी छोड़ने की अनुमति आई, तो मजबूरन हमको छोड़ना पड़ा है। फिर भी हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से बिना लीज के यदि इस प्रकार की अवैध माइनिंग हो रही तो पुलिस प्रशासन के साथ और माइनिंग के साथ मिलकर उसमें हम लोग उसको रोकने का भरसक प्रयास करें। विके साहब, अगर परेशानी ना हो तो आपकी एक परेशानी जानना चाहता हूं। ये रेत का जो खेल होता है उसे पकड़ते हैं तब ज्यादा परेशानी महसूस होती है या खेल चलने देते हैं तो ज्यादा परेशानी महसूस होती है? चलने देते हैं, चलने का तो सवाल ही नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास सूचना और हमारे पास संसाधन है जी, आप जिले में देखेंगे तो सिर्फ माइनिंग ऑफिसर है, न उसका गार्ड है, न कुछ नहीं है, फिर भी हम नगर सेना के माध्यम से उनको सपोर्ट करते हैं। उनके माध्यम से हम भरसक प्रयास करते हैं। और हम पिछले वर्ष अगर देखें तो जो जितने प्रकरण बनाए उसमें 60 लाख की हमने रिकवरी की थी। उस हिसाब से मैं सोचता हूं कि हम उसमें और मुझे जानना सिरमौर साहब से, सिरमौर साहब कब ज्यादा परेशान होते हैं? जब रेत के लिए कलेक्टर साहब का फोन आता है तब आप ज्यादा परेशान होते हैं, या ऐसे इलाके के जनप्रतिनिधियों के फोन आते हैं रेत के संदर्भ में तब परेशान होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, परेशानी तो है ही नहीं है। ये कैसा आपका खेल है जिसमें आप परेशान होते ही नहीं है? उसमें परेशान होने का सवाल नहीं है। जो कानून के दायरे के तहत उसमें कार्रवाई करनी है और काम करना है। तो कानून के दायरे में क्या कार्रवाई हो जाती है? जो भी हमारी टास्क फोर्स कमेटी रहती है वो कार्रवाई करती है और उसमें काम होते हैं। तो अभी आपका क्या मानना है? विष्णुदेव साय सरकार लगातार इस बात पर बड़ा निगाह रख रही है कि रेत के खेल को खत्म करना है। तो जो रेत के खेल को खत्म करना है उसमें गरियाबंद जिले को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, या यहाँ कोई खेल नहीं है, बाकी जगह की चिंता सरकार करे? गरियाबंद में ऐसा नहीं है, और कभी ऐसी कुछ सूचना आती है तो सूचनाओं पे कार्रवाई तत्काल की जाती है। तो सूचनाओं पर कार्रवाई कर लेता है, यह आपका कहना है। मैं आखिरी दौर की बातचीत पर आता हूं। जो गरियाबंद जिला है उसमें राजिम की अपनी महत्ता है। राजिम में शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाला मेला, उसको लेकर प्रशासन की क्या योजना है?
राजिम को एक पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने के संबंध में इसमें कार्य योजना बनाया जाएगा। और कुछ राजिम कुंभ मेला था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बैराज का घोषणा किया है जी, ताकि यहाँ पर हम उसको पर्यटन के रूप में विकसित कर सकें। और यदि नदी में 12 माह इसमें पानी रहे तो उसमें पर्यटन की दृष्टि से नौकायन वगैरह है और वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां इस पे कर पाएंगे। साथ ही साथ उसी के साथ अन्य जगह जो पर्यटन के हैं उसको कॉरिडोर के रूप में विकसित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ आकर्षित कर सकें। आप जान रहे होंगे कि इस जिले में किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे नहीं है, तो सिर्फ एक ही विषय दिख रहा है जो पर्यटन पे संभावनाएं हैं, जिसको बेहतर तरीके से प्लानिंग के साथ करने पे हम उनको आकर्षित कर पाए। चलिए अब आखिरी सवाल, शिक्षा की दृष्टि से इस जिले की हालत क्या है कलेक्टर साहब? स्कूल, कॉलेज, इस दृष्टि से कितनी बड़ी चुनौती से जूझते हैं आप बतौर कलेक्टर? शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो पिछले 2 वर्ष से एक गौरव गरियाबंद कर एक इनिशिएटिव चलाए थे, जिसका बेहतर परिणाम हुआ है, जिसमें हम उस योजना के तहत अन्य जिले के मेधावी बच्चे हैं तो हमारे लोकल बच्चों से इंटरेक्शन, तो उसके हिसाब से पिछले 2 वर्ष का परीक्षा का परिणाम देखेंगे तो 12वीं में हम पहले 12वें रैंक पे हुआ करते थे, वो पिछले साल 4वां रैंक में आए थे। उसी तरह हाई स्कूल में आप देखेंगे तो 20वें पायदान पे थे, उसमें से खसक के हम 7वें रैंक में आए हैं। इससे लगता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ तो बेहतर कर रहे हैं, जिसके वजह से राज्य में हमारा परिणाम बेहतर हुआ। कलेक्टर साहब, जिले की शैक्षणिक क्षेत्र की इतनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, 20वें स्थान से 7वें स्थान पर, 12वें स्थान से 4थे स्थान पर, और आप इतने खामोश हैं। अगर आप तालियों में कंजूसी करेंगे तो कलेक्टर साहब शिक्षा में और बड़ा काम नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां कलेक्टर साहब के लिए। और सिरमौर साहब, आखिरी दौर की बातचीत आपसे है। नक्सलियों के संदर्भ में हमेशा हमको यह ज्ञान दिया गया कि यह केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, यह सामाजिक व्यवस्था का भी विषय है। आप बता रहे हो कि अभी कोई नक्सली कैडर सक्रिय नहीं है, पर भविष्य में कोई नक्सली ना बने, इसकी दृष्टि से क्या काम कर रहे हैं आप? भविष्य में ऐसे कोई संगठन जो प्रतिबंधित हैं और ये सक्रिय ना हो, तो हमारा वही उद्देश्य है। हम हमारे जनप्रतिनिधि जो उस क्षेत्र में हैं और हमारे जिला प्रशासन की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम दूरस्थ अंचलों तक, जहां वो अपना पैर पसारते हैं या जहां वो अपना कदम रखकर वहां पर अपना एक वातावरण तैयार करते हैं, हम उसको दूर करेंगे। और हमारी चूंकि फोर्स लगी हुई है, हमारे कैंप हैं, हमारे थाना है, हमारे चौकी है, हमारे आउटपोस्ट हैं, तो हम उनके माध्यमों से सतत संपर्क करेंगे और शासन की योजनाओं का जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, हम इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। तो अब आखिरी बिंदु पे आता हूं, नक्सल मुक्त हो रहा है, उसके साथ में आपके पास पुलिस बल की क्या स्थिति रह रही है? अभी तो बाहर की फोर्सेस आई हुई थी, जगह पे बनी रहती थी, जिला पुलिस बल की क्या स्थिति है? सिरमौर साहब को काम कराने के लिए लोग हैं या खुद ही दौड़ना पड़ता है? नहीं, जिला पुलिस बल में पर्याप्त संख्या में हमारे पास बल उपलब्ध हैं और जो बाहर का फोर्स है, हमारे नक्सल अभियान में सर्चिंग और ऑपरेशन में थे, लेकिन हमारा जो फोर्स है वो इतना पर्याप्त है और समुचित बल है कि हम मतलब यहाँ के बच्चे उम्मीद ना करें कि सिरमौर साहब को अभी फोर्स में और आदमियों की जरूरत होगी, आप वैकेंसी वगैरह निकालोगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। सिरमौर साहब ऐसी कोई उम्मीद नहीं जगा रहे क्या? नहीं, हम पर्याप्त बल है हमारे पास और हम अंतिम जो गांव के योजनाएं हैं उनको योजनाओं तो मतलब ये जो 5-6 हजार नए कांस्टेबल की भर्ती हो रही है, उसमें गरियाबंद को कुछ ज्यादा जगह वगैरह नहीं चाहिए? नहीं, गरियाबंद में जितनी वैकेंसी है वो मिल गई। जी। तो कुल मिलाकर हमारी जो बातचीत है उसके अंतर्गत कलेक्टर साहब ये बता रहे हैं कि काम काफी कुछ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां पर काम करने की जरूरत बहुत है। पुलिस आयुक्त अधीक्षक महोदय का तो ठीक चल रहा है, ये ठीक बना रहे, इतना ही काफी है।
तो हमारी शुभकामनाएं सिरमौर साहब ठीक बने रहने के लिए, और शुभकामनाएं उनके साथ आपके साथ कि कुछ बेहतर कीजिए, कुछ और बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराइए। और अभी जनप्रतिनिधियों से हम बात करेंगे तो उनसे जानेंगे कि आपकी मदद के लिए वो क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा जोरदार तालियां कलेक्टर साहब और एसपी साहब के लिए। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।